हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 मई से लेकर 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर जम्बू जू किस राज्य में खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। जम्बू चिड़ियाघर जो है ये जम्मू के निकट खानपुर नगर रोटा में स्थित है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्बू जू देखिए 62 करोड़ रुपए की एक परियोजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसमें बंगाल टाइगर, एशियाई शेर सहित 27 जानी मानी प्रजातियों को रखा गया है। इस जू का नाम जो है वो जम्मू शहर के संस्थापक राजा जम्बू लोचन के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जम्बू जू का देखिए उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ओमान में जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का आयोजन किया गया। इस एशिया कप का जो फाइनल हुआ था वो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस भारतीय विजेता टीम के देखिए कप्तान कौन थे, उत्तम सिंह। इस जीत के साथ देखिए भारतीय टीम ने मलेशिया में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने देखिए इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर रखा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ओमान में। ओमान की सिटी सलालाह में 23 मई से लेकर 1 जून के बीच में देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत ने देखिए जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस नज़रिए से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर किया गया, देखिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखिए भवानी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे खीर भवानी, शीर भवानी या फिर राज्ञा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में देखिए एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर ये स्थित हैं। यहाँ पर पानी के चश्मे का देखिए मतलब ये है कि जमीन में बनी दरार या छेद से जमीन के भीतर के किसी जलाशय का पानी जो है वो बाहर की ओर बहता रहता है। क्लियर। ये मंदिर जो है श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, परंपराओं के अनुसार वसंत ऋतु में माता को खीर का भोग लगाया जाता है। इसी प्रथा की वजह से इस मंदिर का नाम जो है वो खीर भवानी पड़ा है। ऐसी मान्यता भी है कि किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले मंदिर के कुंड का पानी जो है वो काला पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक का देखिए GS फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन देखिए, रूट एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। भारत की देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट हमने इसके अंदर देखिए कवर किए हैं। तो एक बार देखिए इसका ट्रायल बैच लेके ज़रूर देखिए। डाउनलोड कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला देखिए करंट अफेयर आता है, तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से रेचेप तैयब एर्दोगन जो है वो देखिए राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। रेचेप तैयब जो है ये देखिए 2003 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तुर्की की बात करी। ये देखिए तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, अंकारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। मेंस कैटेगरी की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के HS प्रणय ने चीन के वैंगहोंग को देखिए हराकर मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ
प्रणय जो है वो मेन सिंगल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एच.एस. प्रणय का देखिए ये पहला BWF विश्व टूर खिताब है। अगर हम देखिए यहाँ पर वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने, जो कि एक जापान की खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एच.एस. प्रणय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। TCS के नए CEO और MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए फ्रेंड्स, इसकी घोषणा पहले हो गई थी। 1 जून को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए CEO और MD का कार्यभार संभाला है के कृतिवासन ने। यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा। TCS की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और के कृतिवासन जो है ये 1968 के बाद कंपनी के 5वें CEO हैं। जून 2023 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो मार्केट कैप है वो $147 बिलियन का है और यह मार्केट कैप के अनुसार दुनिया की 74वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, TCS के नए CEO और MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? के कृतिवासन ने। IT सेक्टर की भारत की देखिए सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने देखिए ओडिशा हॉकी टीम को हराकर इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किस टीम ने? उत्तर प्रदेश की टीम ने। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा ने 13वीं भारतीय सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करी है। पुरुषों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महिलाओं की बात करें तो हरियाणा। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए अहमदनगर का नाम बदलकर हाल ही में अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है। अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में घोषणा की है कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर जो है वो रखा जाएगा। इससे पहले देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया था और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया था। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा हाल ही में सरकार ने ही बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम भी बदला था और उसका नया नाम क्या रखा था? वीर सावरकर सेतु। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमने अहिल्या देवी की बात करी तो इनका जन्म स्थान जो है वो अहमदनगर ही है और मालवा के होलकर राज्य साम्राज्य की रानी रही हैं। 1767 से लेकर 1795 तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश की देखिए संयुक्त परियोजना है ये? नेपाल की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने देखिए संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का हाल ही में शिलान्यास किया है। इस परियोजना की शुरुआत जो है वो 10 सितंबर 2019 को की गई थी, जो दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादकों की पाइपलाइन परियोजना थी। 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफ़ायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद जो है वो उपलब्ध कराती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। यह भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बुक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक्टर पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है इस पुस्तक को? के रामचंद्र मूर्ति ने। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी द्वारा इसका विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में NT रामाराव की देखिए फिल्मगत, राजनीतिक और जीवन से जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? के रामचंद्र मूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स भारत ने देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर देखिए खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने? भारत ने। फाइनल जो हुआ था वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था
और भारत ने देखिए इस चैलेंज कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? कजाकिस्तान रहा है। और तीसरे नंबर पर रहा है नेपाल। यहाँ पर देखिए भारत बिल्कुल सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, किसने करी है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। और इन्हें शपथ देखिए किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ पर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात कर रहे हैं, सीवीसी की बात कर रहे हैं। तो सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसका गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगर हम बात करें कि सीवीसी जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है। इस समिति में देखिए प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनकी सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंडेक्स 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसे देखिए हाल ही में जारी किया गया। इस सूचकांक से संबंधित देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें तो देखिए ये 24 स्वास्थ्य प्रदर्शन संकेतों को शामिल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के देखिए प्रदर्शन को मापता है। 2020-21 के हेल्थ इंडेक्स में 19 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर देखिए कौन रहा है? केरल रहा है। दूसरे स्थान पर आए तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आए तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं उत्तर प्रदेश जो है इस सूची में देखिए सबसे नीचे 19वें स्थान पर आए। अगर हम देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लक्षद्वीप को स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखिए स्थान दिया गया है, जबकि दिल्ली को सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के आंकड़े जारी किए गए, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UEFA यूरोप लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए स्पेन के क्लब सेविला ने इटली के क्लब एस रोमा को देखिए फाइनल में हराते हुए UEFA यूरोप लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर सेविला ने UEFA यूरोप लीग का खिताब जो है वो 7वीं बार जीता है। इसी के साथ साथ UEFA यूरोप लीग का देखिए खिताब जीतने वाला सबसे सफल क्लब बना है। यहाँ पर इस लीग की बात करते हैं तो ये एक वार्षिक पुरुषों की फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस लीग के 2023 का खिताब जीता है सेविला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सोमा मंडल के स्थान पर अमरेंदु प्रकाश ने हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए चेयरमैन का पदभार जो है वो ग्रहण किया है। सेल के अध्यक्ष से पहले वह देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी थे। अगले 5 वर्षों के लिए सेल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, अमरेंदु प्रकाश। देखिए सेल की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत का देखिए एक सरकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 जून किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जून के दिन देखिए तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से देखिए पृथक होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तेलंगाना राज्य के गठन के प्रस्ताव की बात करते हैं तो देखिए 2013 में लाया गया था। उस समय देखिए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो देखिए इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? के चंद्रशेखर राव। और पहले राज्यपाल के रूप में ESL नरसिम्हन नियुक्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां गठित राज्य है। हर साल 2 जून को तेलंगाना जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट GDP का कितना फीसदी रहा है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स सरकारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट रहा है 6.4%। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने देखिए हाल ही में राजस्व व्यय के आंकड़े जो है वो जारी करे हैं। सरकार ने देखिए जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया था उसमें फिजिकल डेफिसिट कितना एक्सपेक्ट किया था, 6.4%, और उतना ही देखिए इन्होंने अचीव किया है। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम देखिए बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सरकार ने बजट प्रस्तुत करते टाइम कितना एक्सपेक्टेड देखिए फिजिकल डेफिसिट रखा है, 5.9% रखा है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, 5.9% का देखिए लक्ष्य लिया है। अब इसके आंकड़े जो है वो अगले साल जारी किए जाएंगे कि फिजिकल डेफिसिट जो रहा है वो फाइनली कितना रहा है। क्लियर? यहाँ पर हमने फिजिकल डेफिसिट की बात करी तो क्या होता है ये देखिए, राजकोषीय घाटा जो होता है ये सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व, जिसमें बोरोइंग छोड़कर, जो भी सरकार उधार लेती है उसको छोड़कर, उन दोनों के बीच का देखिए अंतर होता है। क्लियर हुआ? सरकार के कुल व्यय और उसके देखिए कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। फिजिकल डेफिसिट जो है ये एक प्रकार का संकेत है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना फीसदी रहा है, 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कब मनाया जाता है, 30 मई को। हर साल 30 मई को गोवा जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा जो था ये पुर्तगालियों के अधीन रहा था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, और गोवा राज्य का स्थापना दिवस जो है वो हर साल 30 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो फ्रेंड्स देखिए रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टरपेन ने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स देखिए एक फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है जो मई के अंत और जून की शुरुआत में देखिए सालाना आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल रेसों में माना जाता है। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपेन ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? मुंबई में। भारत के देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशाल क्षमताओं का लाभ उठाने के प्रयास में खान मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे द्वारा मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देखिए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योगों ने देखिए पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में खनिज क्षेत्र के अग्रणी उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ विचार विमर्श भी किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर देखिए एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो मनाया जाता है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? वी नीड फूड नॉट टोबैको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये दिन जो है लोगों को तंबाकू के सेवन करने से रोकने और इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की देखिए घोषणा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों द्वारा 1987 में की गई थी। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। क्यों चर्चा में रहा ये? पुराना किला में देखिए हाल ही में खुदाई की गई। खुदाई के दौरान 2500 साल पुराना इतिहास जो है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 9 लेवल का कल्चर जो है वो देखने को मिला है, जिसमें मौर्य से मुगल काल तक का इतिहास जो है वो शामिल है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री जो हैं किशन रेड्डी, उन्होंने बताया है कि पुराना किला में देखिए खुदाई के दौरान बैकुंठ विष्णु, गजलक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति,
साथ ही वे लोग जो समय समय पर यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे थे उनके भी देखिए प्रमाण जो है वो देखने को मिले हैं। इसीलिए देखिए पुराना किला जो है वो सुर्खियों में रहा। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स आईपीएल के देखिए 16वें सीजन का समापन हाल ही में हुआ। फाइनल जो हुआ था वो चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ। चेन्नई सुपर किंग ने देखिए आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग ने देखिए 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग दोनों के नाम 5-5 आईपीएल के खिताब हैं। अब अगर देखिए आईपीएल 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को हम डिस्कस करें तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया यशस्वी जायसवाल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। ऑरेंज कैप विनर देखिए कौन है? शुभमन गिल। और पर्पल कैप विनर कौन है? मोहम्मद शमी। अगर हम बात करते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 2008 से देखिए आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां पर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो कि सामान्यतः आईफा अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं, हाल ही में देखिए इनकी घोषणा की गई। आईफा अवार्ड जो है ये देखिए बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अवार्ड के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार की देखिए शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। आईफा अवार्ड 2023 के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को हम डिस्कस करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आर माधवन को, उनकी फिल्म देखिए रॉकेटरी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर हम बात करें फीमेल में तो दिया गया आलिया भट्ट को, उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेल में अगर हम बात करें तो ऋतिक रोशन को, उनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की बात करते हैं तो श्रेया घोषाल को दिया गया। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की बात करते हैं तो अरिजीत सिंह को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं। फ्रेंड्स एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र मूवी ने देखिए इस आईफा अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है वो अपने नाम करे हैं। कितने? 6 अवार्ड। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो दृश्यम 2 को दिया गया। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिसका आकार है। तो फ्रेंड्स हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया दिल्ली में। नए संसद भवन का आकार क्या है? त्रिकोणीय है। इस नए संसद भवन की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस भवन को बनाने की जिम्मेदारी जो थी वो टाटा प्रोजेक्ट को थी। 2020 के देखिए सितंबर में इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। ये संसद भवन जो है भारत के मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल के निर्देशन में बना है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस नए संसद भवन की अगर हम लागत की बात करें तो 1200 करोड़ में देखिए ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। इस नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास में सेंगोल को भी स्थापित किया गया। बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था सेंगोल। क्या होता है देखिए ये, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 4 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ था तो वो इसी सेंगोल के द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जा सकता है कि सेंगोल जो है ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल जो था ये देखिए सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। सेंगोल जो है ये एक लंबी सी छड़ी है जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहक नंदी को देखा जाता है जो कि न्याय के प्रतीक होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिसका आकार क्या है? त्रिकोणीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए फ्रेंड्स 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा पहले हो चुकी थी, बट हाल ही में अभी गोवा में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। गोवा के लेखक दामोदर मोजो को देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया। किनको? दामोदर मोजो को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया है। दामोदर मोजो का देखिए एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कार्मेलिन। इसके लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दामोदर मोजो को दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करिए हमने तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1965 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। अगर हम भारत की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो वो कौन थी, आशा पूर्णा देवी थी। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। नीलवंडे बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बांध जो है 53 साल बाद देखिए बनकर कंप्लीट हुआ है। किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? ये प्रवारा नदी पर स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र में बहती हैं। प्रवारा नदी जो है ये गोदावरी नदी की एक उपनदी है। देखिए फ्रेंड्स, साल 1970 अहमदनगर के महलादेवी गांव में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्वीकृति मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन हुआ था। इसके बाद देखिए 1979 में इस परियोजना को महलादेवी गांव से शिफ्ट करके नीलवंडे में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद लंबे समय तक देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो उलझा रहा। लंबे इंतजार के बाद साल 2014 में इस बांध का काम जो है वो पूरा हुआ था, पर नहर नेटवर्क का काम जो था वो बाकी था, जो कि हाल ही में देखिए अभी मई मंथ में 53 साल बाद देखिए पूरा हुआ है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इस प्रोजेक्ट को लगभग 5177 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बजट जो है वो 8 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया था, बट देखिए कंप्लीट होते होते ये प्रोजेक्ट जो है ये लगभग 5177 करोड़ में कंप्लीट हुआ। इस बांध के देखिए फायदे क्या क्या होंगे। इस बांध से नासिक में सिन्नार के एक हिस्से और अहमदनगर के 6 तालुकों में पानी की कमी को दूर करने का लक्ष्य लिया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है बांध और नहर नेटवर्क के साथ 182 किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया। किस नदी पर स्थित है ये बांध? प्रवारा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो ने हाल ही में इनमें से कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स देखिए आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से GSLV रॉकेट का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक नौवहन उपग्रह का हाल ही में प्रक्षेपण किया गया, जिसका नाम क्या है? NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट 01। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी आंसर सही होगा। इस सैटेलाइट को देखिए लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे भारत और मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले विस्तृत क्षेत्र में सटीक स्थिति और समय की जानकारी प्राप्त करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसरो ने हाल ही में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? NVS-01। इस पर देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें अच्छे डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे 28 मई से लेकर 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अच्छे से देखिए, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर में देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनमें से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको देखिए सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप देखिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।